तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में हमारे ये प्रधानमंत्री ये साहब के द्वारा ये बार बार ये जगह जगह पे ये बोला जा रहा है कि हम लोगों को ये पूरी तरीके से ये स्वदेशी ये वस्तुओं को हम लोगों को एडॉप्ट ये करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण रूप से ये बहिष्कार कर देना चाहिए। और उनका ये कहना है कि इस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो कि ये फोर्थ ये लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो वो ये थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी या उससे भी ये बड़ी इकॉनमी हो सकती है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है हमारे ये प्रधानमंत्री जी का और इसके साथ साथ जो ये सत्ता पक्ष के अन्य जो लोग हैं उन लोगों का ये जो स्टेटमेंट है, तो ये क्या कोई यानी कि एक प्रकार से ये पूर्णरूपेण ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या प्रैक्टिकली ऐसा ये संभव भी है? क्योंकि ये देखने वाली बात है, क्योंकि इन सब सारे चीजों का यानी कि आह्वान करना कि संपूर्ण रूप से ये स्वदेशी का आह्वान करना, ये सुनने में या इस चीज को ये प्रोफेस करने में और लोगों के सामने इसके ये फायदों को ये आपको ये गिनवाने में, ये सब सारी चीजें अच्छी तो जरूर लग सकती हैं, लेकिन ये व्यवहारिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या आज के समय में ये सब सारी चीजें ये पॉसिबल हैं? तो आज का वीडियो हम लोगों का इसी चीज के ऊपर ये डिस्कशन करने के लिए है और हम लोग इन चीजों को ये देखेंगे। तो यानी कि ये स्वदेशी की बात करना या स्वदेशी ये वस्तुओं को एडॉप्ट करना या स्वदेशी ये वस्तुओं को अपने ये जीवन में अपने उपभोग की जो सारी ये वस्तुएं होती हैं उनमें ये लाना, ये अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन बात यहां पे ये डिपेंड होती है, यानी कि बात यहां पे ये काउंट करती है कि क्या ऐसा कर पाना आज के समय में ये संभव है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष यानी कि हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद हुआ और 1947 के बाद ये लगभग 1991 तक हमारे देश के अंदर जो आर्थिक नीतियां रही हैं, उन आर्थिक नीतियों में पब्लिक सेक्टर का यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत ही स्टीयरिंग भूमिका थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उस समय के अपने यानी बेनिफिट्स भी हुए हैं। और जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का यानी कि ये सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उन संस्थाओं का जो ये गठन किया गया, तो उन सब सारे चीजों का हमारे इकोनॉमी के ऊपर यानी कि पॉजिटिव भी इम्पैक्ट ये पड़ा है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, हैवी इंडस्ट्रीज का जो एक वह बेस तैयार करना, ये सब सारी चीजें उन सब सारी नीतियों से संभव हो पाया है। और उस टाइम में आप देखिएगा तो ये जानबूझ करके हमारी इकोनॉमी को ये इनवर्ड लुकिंग रखा गया था। इसका ये मतलब है कि उस समय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति को अपनाया गया था। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति का ये अर्थ है कि हम लोग ये बाहर से जिन चीजों को इंपोर्ट करते हैं, तो उन सब सारे चीजों का ये निर्माण जो है वो देश के अंदर ही ये किया जाए, जिससे कि ये विदेशी मुद्रा को ये बचाया जा सके। और इसके साथ साथ एक दूसरा उद्देश्य ये भी ये सर्व होता था कि हमारी जो इंडिजीनियस जो इंडस्ट्रीज हैं, मतलब हमारे देश की जो ये देसी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं या बाहर के जो मल्टीनेशनल ये कॉरपोरेशंस हैं, उनसे ये कंपटीशन जो है वो कम से कम मिलेगा, जिससे कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज जो हैं वो यानी कि वो डेवलप हो सके, अपने आप को ये मजबूत कर सके। तो 1991 से जो ये पहले का दौर रहा है भारतवर्ष में,
तो उस समय हमारे देश की जो आर्थिक नीति जो थी वो इनवर्ड लुकिंग थी। हमारी इकोनॉमी जो थी वो इनवर्ड लुकिंग थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति को अपनाया गया था और ज्यादा जोर इस चीज के ऊपर दिया गया था कि इंडिजीनियस जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि हमारे देश की जो ये देसी इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये बढ़ने का मौका मिले। लेकिन ये कालांतर में चल करके इस आर्थिक नीति के अपने ये दुष्परिणाम निकलने ये शुरू हो गए। चूंकि अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थी ये पब्लिक सेक्टर में थी, तो ये पब्लिक सेक्टर में होने के कारण जो ब्यूरोक्रेटिक ये कल्चर होता है वो उन भी संस्थाओं में आने लगी और उन लोगों की इफिशियंसी ये कम होने लगी। और जिस भी ये प्रोडक्ट का निर्माण होता था उन इंडस्ट्रीज में, या जिस भी ये सेवा का यानी कि प्रोडक्शन होता था, उसकी एक क्वालिटी जो है वो दिन प्रतिदिन वो गिरती चली गई, क्योंकि उसमें जो लोग ये काम करते थे उनके अंदर ये कॉम्पिटिटिवनेस का अभाव था। और वो लोग ये सोचते थे कि हम लोग तो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और हम लोग ये काम करें या ना करें, अच्छी वस्तुओं का उत्पादन हम ये करें या ना करें, लेकिन ये महीना दिने हम लोगों को ये पैसा जो है ये गवर्नमेंट तो हम लोगों को ये दे ही देगी। तो वहां से इफिशियंसी का अभाव हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस का अभाव हुआ और हमारी इंडस्ट्रीज में जिन ये प्रोडक्ट्स का निर्माण होता था उसका ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो नहीं हो पाती थी। फिर ऊपर से ये ब्यूरोक्रेटिक के कल्चर, फिर ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का या मिनिस्ट्रीज का इंटरफेरेंस उन सब सारे ये बिजनेस एक्टिविटीज में, जिससे कि डिसीजन मेकिंग का ये प्रोसेस जो है ये काफी यानी कि कॉम्प्रोमाइज्ड होता था। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ये रन किया जा सकता है। उसमें ये लेट लतीफी नहीं चलती है, उसमें ये ब्यूरोक्रेटिक ये कल्चर ये नहीं चलता है। वहां पे ये बग पासिंग मतलब अपनी जिम्मेवारी को दूसरे के ऊपर ये थोपने वाली बात नहीं चलती है। वहां इफिशियंसी चाहिए, वहां कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए और वहां इनोवेशन चाहिए। तो यानी 1991 के पहले हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था ये बेसिकली ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनका वर्चस्व था। और उनके वर्चस्व के कारण ये धीरे धीरे उन सारी ये संस्थाओं में यानी कि उन सब सारे आपको ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एक प्रकार से इनएफिशिएंसी, इसके साथ साथ वहां ये रुपये का अपव्यय, इसके साथ साथ यानी कि डिसीजन मेकिंग में ये लेट लतीफी, तो ये सब सारी चीजें होने लगी, जिससे के कारण जो अधिकतर जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थी ये घाटे में वो जाने लगी। और जिसको कि बोला जाता है कि दे वेयर लाइक एज द व्हाइट एलिफेंट्स, सफेद हाथी की भांति वो हो गई थी। मतलब उन सारे ये संस्थाओं को ये रन कराने में जितना पैसा ये खर्च हो रहा था वो पैसा ये बहुत ही ज्यादा था, जितना कि पैसा वो संस्थाएं वो प्रॉफिट के रूप में वो कमा रही थी। तो इसका ये सीधा सा असर पड़ा ये गवर्नमेंट के यानी कि फिस्कल मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि सरकार का जो वित्तीय ये प्रबंधन होता है और सरकार का जो राजकोषीय ये प्रबंधन होता है उसके ऊपर ये यानी कि ये बुरा प्रभाव पड़ा। और सरकार की फिस्कल डेफिसिट जो है राजकोषीय घाटा ये बढ़ती चली गई उन सब सारे ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ये जीवित रखने में या उसको ये चलाए रखने में। और यानी कि सरकार जो है उसकी ये बोरोइंग बढ़ती चली गई और जिससे कि एक प्रकार की ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की स्थिति जो है वो देश के अंदर ये पैदा हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद एक दौर आता है 1991। हम लोग जानते हैं, बार बार इससे पहले भी एक दो वीडियो में हमने आपको बोला है कि 1991 में भारतवर्ष में ये न्यू इकोनॉमिक ये पॉलिसी को लागू किया गया, यानी कि भारतवर्ष में आर्थिक रिफॉर्म्स को किए गए
और ये पब्लिक सेक्टर का जो वर्चस्व था उस ये वर्चस्व को ये यानी हटाया गया। भारतवर्ष की इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका होती है उसको ये बढ़ाई गई और आज के डेट में इकोनॉमी के लगभग सारे सेक्टर्स, मतलब केवल एक सेक्टर को छोड़ करके, यानी एटॉमिक एनर्जी जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, उस ये सेक्टर को छोड़ करके इंडियन इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे ये सेक्टर्स में ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है और उसको ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ये खोल दिया गया। इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज भी किया गया। लिबरलाइज का यह अर्थ हुआ कि ये गवर्नमेंट की जो ये कंट्रोल थी हमारी इकोनॉमी के ऊपर, उसको ये रिलैक्स की गई। फिर ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि विश्व के अन्य देशों की जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं उन आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ उसका इंटरकनेक्शंस और यानी कि ये डेवलप हो, यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स या कैपिटल का मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर या लेबर का मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर, ये फ्री गोइंग मैनर में होने की बात होने लगी, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी रूप में देखता है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक ग्लोबल ये विलेज है और इस विश्व के अंदर ये जितने भी ये देश हैं वो सब सारे, यानी कि आपको देशों की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो आर्थिक व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ लिंक्ड होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। और जब वो आर्थिक व्यवस्थाएं इंटरलिंक्ड होंगी तो उनमें एक प्रकार की इंटरडिपेंडेंसी भी, यानी कि अंतर्निर्भरता भी ये पैदा होगी। तो आज के डेट में इट्स द नीड ऑफ आवर, मतलब ये समय की मांग है। इस समय ऐसी स्थिति चल रही है कि आपके पास या हम लोगों के पास या किसी भी कंट्री के पास जो कि ये प्रॉस्पर करना चाहता है, जो कि अपने यहाँ इकोनॉमी के ग्रोथ को लाना चाहता है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लाना चाहता है, तो उसके पास अब ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है कि वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ये काट करके बिल्कुल अलग हो जाए और बिल्कुल अपने आप में सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो हासिल करते हुए, और उसको ये देश दुनिया ये समाज से ये कोई मतलब नहीं है, दूसरे अन्य किसी देश की आर्थिक व्यवस्था से ये कोई मतलब नहीं है। तो आपको यानी कि ऐसा हो जाए तो आज के डेट में ये चीज ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आपको ये दौर होते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में अब हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि स्वदेशी को लेकर के जो एक प्रकार का ये पॉलिटिकल एक बात ये बोली गई है ये सत्ता पक्ष के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष के ये स्वतंत्रता संघर्ष में 1905 में जब ये बंग भंग आंदोलन हुआ था, यानी कि जब ये बंगाल का ये विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस टाइम में उस ये विभाजन का ये विरोध करने के लिए, मतलब यानी कि ये बंगाल का आपको वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जिसको कि आज के डेट में ये बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट ये कंट्री के रूप में है, इसका विभाजन उन लोगों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने इस चीज को बोल करके किया, ये बहाना दिया था कि ये जो राज्य है ये राज्य एक बहुत बड़ा राज्य है और एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी कि प्रशासनिक तौर पे इतने बड़े क्षेत्र का ये प्रशासन करना एक जगह से ये संभव नहीं है। तो इसीलिए ये बंगाल के ये विभाजन की ये घोषणा की गई, यानी कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के रूप में। लेकिन अंग्रेजों का जो उद्देश्य था ये कुछ और था। अंग्रेजों का उद्देश्य यानी कि बंगाल के विभाजन के पीछे ये था कि उस समय
जो इंडियन या नेशनलिज्म का, भारतीय राष्ट्रवाद का या एंटी ब्रिटिश या सेंटिमेंट का जो एपी सेंटर हुआ करता था, ये बंगाल हुआ करता था। तो उन लोगों को अक्सर ये बंगाल से, यानी बंगाल की धरती से उत्पन्न होने वाले जो आंदोलन होते थे या एंटी ब्रिटिश जो, यानी कि जो आपको, यानी कि जो बातें होती थी या जो रिवॉल्यूशंस होते थे, उससे निपटने में उन लोगों को, यानी कि बहुत ज्यादा ये परेशानी आ रही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि इसको हम ये डिवाइड ही कर देते हैं, ये बंगाल को डिवाइड ही कर देते हैं। तो फिर यानी कि बंगाल के ऊपर ये कंट्रोल रखना, क्योंकि ये बंगाल जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो इसके ऊपर ये कंट्रोल रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस कारण उन लोगों ने इसका, यानी कि विभाजन किया था। अब उसी ये विभाजन के फलस्वरूप जो वहां पे नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो उठी और ये बंगाल के लोगों में जो ये ब्रदरहुड की ये भावना उठी, तो उसी के ये फॉल आउट के रूप में वहां पे ये स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट होता है 1905 के ही दरमियान। और ये एक वह कॉम्प्रिहेंसिव ये मूवमेंट था जो कि लगभग 1911 ईस्वी तक ये चला। और इस पूरे ये मूवमेंट के दरमियान इस चीज के ऊपर ये जोर दिया गया कि जितने भी ये विशेष आपको विदेशी ये वस्तुएं हैं उसका ये बहिष्कार किया जाए। वहां पे विदेशी ये कपड़ों की होली ये जलाई गई, भिन्न भिन्न प्रकार की विदेशी वस्तुओं का ये कंप्लीट ये बहिष्कार किया गया। और सारे लोग जो है वो मतलब ये नेशनलिज्म की भावना से और ये ब्रदरहुड की भावना से, भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होकर के, और उन लोगों ने इस मूवमेंट को एक बहुत ही सक्सेसफुल ये मूवमेंट ये बना दिया था, एक एंटी ब्रिटिश ये मूवमेंट के रूप में। और इस चीज को दिखाने के लिए पूरे विश्व को और भारतवर्ष को कि वी आर यूनाइटेड। तो उस समय का जो ये स्वदेशी मूवमेंट था उसका ये कॉन्टेक्स्ट ये दूसरा था, उस समय की ये परिस्थितियां दूसरी थी। उस समय हम लोग ये, यानी कि डायरेक्ट ये फाइट में थे एक ऐसे ये कॉलोनियल ये रूलर के साथ जिसके के बारे में बोला जाता है कि इट वाज द माइटिएस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, और जिसका कि सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी थी, आर्थिक परिस्थितियां दूसरी थी। तो उस कारण ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये उस टाइम का एक नेसेसिटी थी, और उसमें यह सामान्य जनता का ये भारी स्तर पे ये सपोर्ट मिला। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो, यानी कि स्वदेशी ये सामानों को अपनाया जाना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करके ये सिंबलाइज किया जा रहा था, ये मैसेज दिया जा रहा था ये आपको, यानी विश्व को और पूरे भारतवर्ष को, कि जो ये ब्रिटिश हुकूमत है और उसका जो ये टायरेनिकल ये कैरेक्टर है, एक्सप्लॉयटेटिव ये कैरेक्टर है, शोषणकारी जो कैरेक्टर है, उसके अगेंस्ट में, और जो डिविजनरी कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट में हम सारे भारतीय लोग एक हैं और हम लोग ये सेल्फ रिलायंट होंगे। लेकिन आज के संदर्भ में क्या आप ऐसा सोचते हैं कि 21वीं सदी का भारत, जो कि इतनी ये तेजी के साथ हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है ये बढ़ रही है, हमारे यहां 140 करोड़ से ऊपर की ये जनसंख्या भारतवर्ष में ये निवास कर रही है, गरीब लोगों की एक बहुत बड़ी ये संख्या जो है वो हमारे देश के अंदर मौजूद है। हमारे देश के लोगों के अपने एस्पिरेशंस हैं कि वो लोग ये प्रॉस्पर हो, वो डेवलप हो, यहाँ ये शिक्षा है, यहाँ ये स्वास्थ्य की अच्छी ये व्यवस्था हो हमारे देश के अंदर, सिविक एमिनिटीज जो हैं, जो नागरिक सुविधाएं जो हैं, उन ये नागरिक ये सुविधाओं का हमारे देश के अंदर विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। तो जहां पे हमारा देश 21वीं शताब्दी में है, इतनी भारी ये जनसंख्या लिए हुए हमारा देश है, एक इंडिपेंडेंट हमारा देश है, वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा एक अच्छा स्थान है,
भारतवर्ष की तरफ ये पूरी दुनिया उम्मीद के साथ ये देख रही है, तो फिर वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि भारतवर्ष क्या ऐसी स्थिति में है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को वो 100% वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो बिल्कुल यानी उससे अलग कर ले? और भारतवर्ष ये ग्लोबलाइजेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है या ग्लोबलाइजेशन के जो डिक्टेट्स है उसको डिसफॉलो करना शुरू कर दे? ये आज के डेट में संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ये बाहर से ये चीजों को ये मंगवाना अगर पूरी तरीके से ये बंद कर देंगे, यानी इंपोर्ट को अगर ये बंद कर देंगे, या बाहर की जो मल्टीनेशनल ये कंपनियां हैं उन कंपनियों को अगर भारतवर्ष में ये काम करने से रोक देंगे, तो इसके ये दो परिणाम होंगे। एक तो ये परिणाम होगा कि तब हम भी ये कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये सीधा सा इस चीज को ये समझिए कि अगर आपके यहां मान लीजिए कि आपका ऐसा घर है जहां पर कि आप अपने यहां अगर कोई शादी ब्याह है किसी को बुला नहीं रहे हैं, आप किसी को नहीं बुला रहे, तो आप कहीं ये जा भी नहीं सकते हैं, आपको भी कोई नहीं बुलाएगा, तो फिर अपने आप में ही रहिए। तो वही स्थिति है यहां पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यानी कि ये पूरी तरीके से इंपोर्ट को अगर आप ये रोक देंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना भी ये बंद हो जाएगा। फिर भिन्न भिन्न देशों के साथ जो हमारे आर्थिक संबंध है वो आर्थिक संबंध ये डिस्टर्ब होंगे। और जब आप इंपोर्ट नहीं कीजिएगा कहीं से, तो फिर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहिएगा कहीं पे बाहर, अपनी ये वस्तुओं का ये निर्यात करना चाहिएगा बाहर, तो आपके भी सामान को लोग नहीं खरीदेंगे। और दूसरी तरफ आपके कंट्री के अंदर वैसे सामान यानी हमारे कंट्री के अंदर वैसे सामान अभी ये बनते भी नहीं है, ऐसा एक भी ये प्रोडक्ट नहीं है हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्ट ग्लोबल जिसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस हो, यानी कि जो अपने ये क्वालिटी के हिसाब से इन डिमांड हो इंटरनेशनल मार्केट में या वर्ल्ड मार्केट में। तो विदेशी मुद्रा की आगत जो है ये कम हो जाएगी देश के अंदर, बैलेंस ऑफ ये पेमेंट जो है यानी भुगतान का संतुलन ये बिगड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं ये कम होंगी, उसका जो असर है निगेटिव असर जो है वो हमारे देश के यानी फॉरेन करेंसी के साथ जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर यानी कि पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा, डॉलर और ये मजबूत होगी। इसके साथ साथ अन्य भी ये बहुत सारे प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इसके ये फॉल आउट्स होंगे जिसको कि ये भुगतना पड़ सकता है। तो आज के डेट में यह संभव नहीं है कि आप ये पूरी तरीके से अपनी आर्थिक व्यवस्था को यानी कि बाहर के आर्थिक व्यवस्थाओं से ये पूरी तरीके से उसको आप ये कट ऑफ ये कर ले, ये संभव नहीं है। हां, ये जरूर किया जा सकता है कि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को इतना ये मजबूत बनाएं, हमारे यहां ऐसे ये प्रोडक्ट्स का निर्माण हो, हमारे यहां ऐसे यानी कि ये सर्विसेज हमारे कंट्री के द्वारा ये प्रोवाइड की जाए जो कि इन डिमांड हो, यानी वर्ल्ड मार्केट में अपने ये क्वालिटी के कारण, अपने इफिशियंसी के कारण और अपनी ये गुणवत्ता के कारण, अपनी ये विशेषता के कारण। तो फिर वैसी स्थिति में अगर हम लोग यानी कि ऐसा कर पाते हैं, तब वैसी स्थिति में बाहर के सामानों के ऊपर जो हमारी ये निर्भरता है वो निर्भरता ये कम पड़ेगी। तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे करके हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स में, वो चाहे ये कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज हो या कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज हो, ये इंडस्ट्रीज ये धीरे धीरे ये मजबूत होंगी। और जब ये मजबूत होंगी तो फिर वैसी स्थिति में
उसका जो लेवरेज जो है, उसका ये बेनिफिट जो है, ये पूरे देश को ये मिलेगा। तो केवल ये स्वदेशी के नाम पे लोगों की भावनाओं को ये फड़का करके और ये देश के अंदर आर्थिक असंतुलन की स्थिति को लाना, या स्वदेशी के नाम पे ऐसे ऐसे ये सब स्टैंडर्ड ये प्रोडक्ट्स को ये बेचना ये भारतवर्ष में, जिसमें कि एक कंज्यूमर का नुकसान है, तो ये हम लोगों के लिए ये सुसाइडल ही ये साबित होगा। तो इसीलिए इसको एक यानी भावनात्मक पहलू से, बहुत ही ज्यादा भावनात्मक ये दृष्टिकोण से इसको देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल मैनर में, एक व्यवहारिक रूप में हम लोगों को इन चीजों के ऊपर ये सोचने की ये जरूरत है। और इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अपने देश के अंदर जो हमारा जो इकोनॉमिक ये बेस है, उस ये बेस को हम लोग स्ट्रांग करें। हम लोग के यहाँ जो ये प्रोडक्शन का काम होता है, उसमें ये क्वालिटी लाए, उसमें इफिशियंसी लाए, और हम लोग यानी कि डिफरेंट ये सेगमेंट्स में, यानी कि प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के डिफरेंट सेगमेंट्स में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर सके जो कि अपने ये गुणवत्ता के कारण ये पूरे विश्व में जिनको ये पहचाना जाता हो, या आपको ये जाना जाए, ये आज के समय की मांग है। यहां ये पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर हम लोगों का पूरा अगर आर्थिक संतुलन ही अगर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आगे चल करके बहुत सारी ये परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, और जो कि ये किसी भी दृष्टिकोण से भारतवर्ष जैसे देश के लिए ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप भी इन मुद्दों के ऊपर ये सोचिए। हम लोगों का प्रमुख कार्य यही है कि हम लोग ये किसी भी मुद्दे के ऊपर जो उसके ये टेक्निकल पहलू हैं, उसको आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आप खुद से उन सारे ये चीजों के ऊपर आप ये सोच सके, आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन को बना सके, और जिससे कि उसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है, और पूरे ये देश का भला है। केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये राजनीति का ये कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और किसी भी राजनीति में ये एक वो प्रैक्टिकल विजडम भी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले दिन हम लोग ये फिर किसी एक इंटरेस्टिंग ये टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।